ऑसिलेटोरिया। ऑसिलेटोरिया जो है वो साइनोफाइसी ग्रुप का मेंबर है। साइनोफाइसी ग्रुप एल्गीज़ में सबसे सिंपलेस्ट टाइप के एल्गीज़ हैं, प्रिमिटिव एल्गीज़ हैं। इन्हें कई जगह साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है क्योंकि इनकी जो सेल्स होती हैं दे आर प्रोकैरियोटिक इन नेचर। प्रोकैरियोटिक का मतलब आप जानते हैं कि जिन सेल्स में बहुत ही वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता उन्हें हम प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। सो साइनोफाइसियन एल्गीज़ में एक मेंबर है ऑसिलेटोरिया। पहले हम देख लेते हैं। द ग्रुप साइनोफाइसी इज नोन एज द ब्लू ग्रीन एल्गी और द स्लाइम मोल्ड। ये छोटे क्वेश्चंस में आपके आता है कई बार। विच ग्रुप इज नोन एज द स्लाइम मोल्ड? सो साइनोफाइसी इज द ग्रुप विच इज नोन एज द स्लाइम मोल्ड। देन the blue-green color is appeared due to the C-phycocyanin, myxoxanthin and oxaloxanthin. All these are the pigments which provides specific color to the blue-green algae. Now stored food material is Cyanophycean starch and Cyanophycean proteins. They have prokaryotic simplest cell. Prokaryotic means अभी मैंने आपको बताया कि वो सेल्स जिनके अंदर प्रिमिटिव कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। So members of the Cyanophyceae are Oscillatoria, Nostoc, Anabaena, Microcystis, etc. आज हम फोकस करेंगे Oscillatoria पर। So here is the classification of Oscillatoria. It has division Thallophyta, subdivision Algae, class Cyanophyceae, order Nostocales, family Oscillatariaceae, genus Oscillatoria और species Principes. Here are some basic features of Oscillatoria. The word Oscillatoria is generated from a Latin word oscilla. Oscilla means oscillation, oscillatory movement. Oscillatory movement का मतलब क्या होता है? जैसे घड़ी का पेंडुलम होता है जो एक मेन एक्सिस के इधर लेफ्ट और राइट एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद एक मेन एक्सिस से गुजरता हुआ निकलता है, तो वो जो मूवमेंट होता है इट इज़ नोन एज ऑसिलेटरी मूवमेंट। और ऑसिलेटोरिया एक फिलामेंटस एल्गी है जो कि इस तरह का मूवमेंट शो करती है और इसीलिए इस ग्रुप को नाम दिया गया ऑसिलेटोरिया या ऑसिलेटोरिएसी। अब ऑसिलेटरी मूवमेंट ऑफ द ट्राइकोम और द फिलामेंट एंड एब्सेंस ऑफ हेटेरोसिस्ट आर टू मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फैमिली ऑसिलेटोरिएसी। हेटेरोसिस्ट जो है इसके बारे में नॉस्टॉक का जो ग्रुप होगा उसमें हम आपको ज़्यादा डिटेल में बताएंगे। बाकी जो ब्लू ग्रीन एल्गीज होती हैं दे आर नोन फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन और हेटेरोसिस्ट स्पेसिफिक सेल्स होती हैं जिनके पास एंजाइम असेंबली होती है स्पेसिफिकली फॉर फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। तो ये जो स्पेसिफिक सेल्स होती हैं दीज आर नॉट प्रेजेंट इन ऑसिलेटोरिया। तो इसी के बेसिस पे ऑसिलेटोरिया और नॉस्टॉक को हम डिफरेंशिएट करते हैं। नाउ अकरेंस। It is a freshwater blue-green algae which develops thick black layer on the surface of the polluted water. These are the various habitats of the Oscillatoria. Oscillatoria की जो different species हैं वो अलग अलग habitats में मिलती हैं, like Oscillatoria prophysis ये present होती है as a planktonic species. Oscillatoria limosa it is present in the salty lakes. Oscillatoria embryformis it is present in the hot water streams. Oscillatoria senta it is present in the hot water. Oscillatoria principis it is a marine water and moist soil algae. The next one is Oscillatoria agaribi. It is present on the bark of the Trachoma grandis tree. Here you can see different type of Oscillatoria species. Now we are going to study about the thallus structure of Oscillatoria. It is unbranched. आप देख सकते हैं it is filamentous structure and this is unbranched, filamentous, flat, ribbon-like algae. It is covered with a black mucilaginous sheath. Cells are arranged in a linear form and apical cell is capitate, यानी कि blunt end वाली सेल होती है apical cell which is known as the capitate.
तो अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें तो आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। हमने कहा कि इट इज़ ए फिलामेंटस स्ट्रक्चर, जिसके बाहर की तरफ जो आपको डॉटेड लाइन दिख रहा है, इट इज़ ए म्यूसिलेजिनस ब्लैक शीट, जिसके कारण इसका रंग ब्लैक दिखाई देता है। देन एवरी सेल इज एसोसिएटेड इन ए लीनियर मैनर, एक दूसरे के नीचे 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 लाइन में, जैसे आप प्रेयर की लाइन में खड़े होते हैं ऐसे सारी की सारी सेल्स एक दूसरे के नीचे की तरफ सेट रहती हैं। Here is a microscopic view of a single oscillatoria filament. There is a apical cell and so many cells arranged in a linear manner. Now we are going to focus towards the structure of a single cell. और अगर हम इसी की एक सेल को एनलार्ज करके देखें तो आप देख सकते हैं कि इस सेल में मैंने आपको बताया इट इज़ ए मेंबर ऑफ ग्रुप साइनोफाइसी। तो साइनोफाइसी का मेंबर होने के कारण एक सबसे बड़ा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आपको इसमें दिखाई देगा, और वो होगा ये कि जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस न्यूक्लियोइड की फॉर्म में होगा, उसके चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं होगी, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होगा, सेल ऑर्गेनल्स बहुत कम होंगे। ये जहाँ सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो प्रोकैरियोटिक सेल्स के होते हैं वो इसमें पाए जाते हैं, लेकिन इसमें प्रेजेंट होता है कार्बोक्सिसोम्स, क्रोमोप्लास्ट, स्पेसिफिक वेसल्स जो कि प्रोवाइड करती हैं कलर, देन साइटोप्लाज्म, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ब्लैक म्यूसिलेजिनस शीथ, इट हैज़ फोटोसिंथेटिक लैमेला। क्यों? क्योंकि इसके पास दिस इज ब्लू ग्रीन एल्गी, इसके पास क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है, सो इट कैन डेवलप इट्स ओन फूड। तो यहाँ पे प्रेजेंट होगा फोटोसिंथेटिक लैमेला। लैमेला का मतलब क्या होता है? मेम्ब्रेन। तो ये मेम्ब्रेन्स हैं और इनके अंदर जैसे आपकी पेन की रिफिल में इंक भरी होती है, इसी तरह से इसके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स भरे हुए हैं जिसके थ्रू फोटोसिंथेसिस का काम किया जाता है। देन सेंट्रोप्लाज्म, न्यूक्लियोइड, देन राइबोसोम एंड साइनोफाइसियन स्टार्च ग्रेन्यूल्स, ये सारे के सारे पार्ट्स जो हैं इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द सेल ऑसिलेटोरिया। अब हम पढ़ेंगे डिटेल में इसका सेल्यूलर स्ट्रक्चर, जैसा कि अभी मैंने आपको डायग्राम में दिखाया। द साइटोप्लाज्म इज डिवाइडेड इनटू द टू सेपरेट पार्ट्स। जो बाहर की तरफ का एरिया होगा वो पेरिफेरल पार्ट कहलाता है, क्रोमोप्लाज्म कहलाता है, और क्रोम का मतलब ही होता है कलर, प्लाज्म मतलब लिक्विड, ऐसा लिक्विड जिसमें कलर है, तो इट इज़ रिच इन द क्रोमेटोफोर्स। सेकेंड वन इज सेंट्रल कलरलेस और हाइलन सेंट्रोप्लाज्म। वो सेंटर पार्ट जहाँ पे न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है या डीएनए प्रेजेंट है, वो जो पार्ट होता है वो बाकी के पोर्शन के कंपैरिजन में, अगर बाकी सारा पोर्शन कलरफुल है तो वहाँ कलरलेस सा ट्रांसपेरेंट हाइलन जैसा स्ट्रक्चर होता है और वो कहलाता है सेंट्रोप्लाज्म। तो दो पार्ट्स हो गए, बीच में जो पार्ट है दिस इज सेंट्रोप्लाज्म, इट हैज़ डीएनए और न्यूक्लियोइड, और जो बाहर की तरफ का कलरफुल पार्ट है वो हो गया आपका पेरिफेरल colored part, जिसे हम कहते हैं क्रोमोप्लाज्म। So it has two parts, chromoplasm and centroplasm. Now cells are prokaryotic in nature. ये आपको अभी बताया है मैंने। Cells are prokaryotic in nature, therefore nucleoid is present in the cell instead of a developed nucleus. और developed nucleus का मतलब आप जानते हैं कि एक specific structure होनी चाहिए जिसके अंदर न्यूक्लियस हो, जिसके अंदर क्रोमोसोम्स हों, न्यूक्लियस जो है अपने आप में उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, तो ऐसी स्ट्रक्चर जो है उसको हम वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस कहते हैं। तो इट इज़ प्रोकैरियोटिक इन नेचर, तो इसलिए इनमें ऐसा नहीं पाया जाता। बाकी की जो एल्गीज होती हैं उसमें प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, और उन तरीके की जो सेल्स होती हैं उन्हें हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। नाउ सेल वॉल की हम बात करें, आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्पेशली जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको फैक्ट याद रहना बहुत ज़रूरी होता है। अबाउट सेल वॉल, द आउटर लेयर इज़ मेड अप बाय पैक्टिन एंड द इनर लेयर इज़ मेड अप बाय सेल्यूलोज। सो साल्ट और कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, एरेबिनोज शुगर का टाइप है, galactose, glucose and mannose sugars are found in the cell wall of oscillatoria. Now about the protoplasm, the peripheral colored part contains chlorophyll A.
जहाँ भी फोटोसिंथेसिस होता है वहाँ क्लोरोफिल ए का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि क्लोरोफिल ए एक रिएक्शन सेंटर होता है। क्लोरोफिल कई तरीके के होते हैं, ए बी सी डी ऐसे करके कई तरीके के होते हैं, लेकिन क्लोरोफिल ए की उपस्थिति हमें ये बताती है कि वहाँ फोटोसिंथेसिस हो रहा है पूरी तरह से। नाउ बीटा कैरोटीन्स, सी फाइकोसाइनिन, ये टर्म्स आपको याद होने चाहिए। सी फाइकोसाइनिन, मिक्सोजेंथिन, ऑक्सैलोजेंथोफिल एंड stored food material like cyanophycean starch are present in the protoplasm of Oscillatoria. और एक सबसे बड़ी बात, द क्लोरोफिल बी इज एब्सेंट इन द प्रोटोप्लाज्म ऑफ ऑसिलेटोरिया। ये आपको याद रखना है, इसलिए इसको एकदम स्पेसिफाई करके बताया गया है। देन ये तो था पेरिफेरल के बारे में। अब देखिए सेंट्रोप्लाज्म। द सेंट्रोप्लाज्म हैज़ डीएनए एंड आरएनए फिलामेंट्स, सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल। अब एक सबसे ख़ास बात, वो मूवमेंट जिसके बेसिस पे ऑसिलेटोरिया का नाम ऑसिलेटोरिया रखा गया है, तो ऑसिलेटोरिया का जो थ्रेड है देखा जाता है कि वो मूवमेंट शो करता है, ठीक है। तो प्लांट है अपने आप में ऑसिलेटोरिया, क्लोरोफिल प्रेजेंट है इसमें। तो ये 3 तरह के मूवमेंट शो करता है, ऑसिलेटरी मूवमेंट, बेंडिंग मूवमेंट और ग्लाइडिंग मूवमेंट। ऑसिलेटोरी मूवमेंट जिसके बारे में, जिसके कारण इसका नाम रखा गया है ऑसिलेटोरिया। देखिए क्या खास बात होती है इसमें। इसमें खास बात ये होती है कि जब ऑसिलेटोरिया मूवमेंट करता है तो आपने देखा होगा घड़ी का जो पेंडुलम होता है वो कैसे मूव करता है। घड़ी का पेंडुलम मूव करता है ऐसे, देखिए यहाँ एक एक्सिस है घड़ी का। ये पेंडुलम एक पर्टिकुलर समय अंतराल में, टाइम गैप में यहाँ तक जाता है, डेफिनेट गैप कंप्लीट करता है और इतना ही इधर की तरफ ये गैप कंप्लीट करता है, ठीक है। अब ये दोनों तरफ एक गैप कंप्लीट करता है, एक बार ये इधर होता है, एक बार ये इधर होता है, और हर बार ये पेंडुलम जो होता है ये एक सेंटर को क्रॉस करते हुए निकलता है। इस तरह का जो मूवमेंट होता है दिस इज़ कॉल्ड ऑसिलेटरी मूवमेंट। तो ये जो ऑसिलेटोरिया होता है ये भी जब मूव करता है तो इसका जो टिप वाला पोर्शन है वो क्या करता है, ये जो ऑसिलेटोरिया मूव कर रहा है ये भी कैसे करता है कि एक बार तो ये जाता है इस, ये जो आपका एक्सिस है दिस इज़ योर एक्सिस, और इस एक्सिस से एक बार पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे ऐसे मूवमेंट करता है। तो एक बार तो ये इधर जाएगा, यहाँ से वापस आएगा, फिर ये इधर जाएगा और फिर यहाँ से वापस आएगा, लेकिन इस सेंटर को क्रॉस करते हुए हर बार निकलेगा। इस तरह का जो मूवमेंट होता है ये कहलाता है ऑसिलेटोरी मूवमेंट, ठीक है। तो देखिए हमने क्या बताया, द मूवमेंट ऑफ ऑसिलेटोरिया फिलामेंट थ्रू ए मेन एक्सेस टुवर्ड्स बोथ साइड विथ इक्वल फ्रिक्वेंसी इज नोन एज ऑसिलेटोरी मूवमेंट। द सेकेंड मूवमेंट इज बेंडिंग मूवमेंट। नाम से पता लग रहा है, during oscillation apical cell of the filament bend towards their respective sides. This movement is known as bending movements. अब इस तरह के मूवमेंट में क्या होता है, इस तरह के मूवमेंट में पूरा का पूरा ऑसिलेटोरिया मूव नहीं करता। जब ऑसिलेशन हो रहा होता है तो ये जो एपिकल सेल है इसकी, देखिए ये एपिकल सेल, मैं इसी में आपको बेंडिंग मोमेंट समझाती हूँ। ये ऑसिलेटोरिया है और ये इसकी एपिकल सेल है। ये जो एपिकल सेल है ये क्या करती है कि ऐसे जाएगी पीछे, यहाँ से वापस आएगी, देन ऐसे पूरा जाएगी। तो ये कई बार जो एपिकल सेल होती है वही मूवमेंट शो करती है। इस तरह का जो मूवमेंट होता है जो रिस्पेक्टिव साइड में पूरी तरह से बैंड हो जाती है एपिकल सेल, आगे की तरफ वाला हिस्सा, सो दिस इज नोन एज बेंडिंग मूवमेंट, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज योर ग्लाइडिंग मूवमेंट। ग्लाइडिंग मूवमेंट में क्या होता है, देखिए
forwarded and backwarded movement of the filament are known as gliding movement of or creeping movement. So this is known as creeping movement of the axial filament. क्यों होता है? It may be due to the contraction or relaxation of the algal filament or movement of the mucilaginous sheath. अब देखिए ग्लाइडिंग मूवमेंट में क्या हो रहा है, इस पिक्चर में आपको तीनों चीज़ें दिख रही हैं। ग्लाइडिंग मूवमेंट में क्या होता है, बिकॉज इट इज़ कवर्ड विद ए म्यूसिलेजिनस शीथ, तो ये जो सेल है, ये जो पूरा का पूरा फिलामेंट है, ये आगे भी खिसक सकता है और पीछे भी चला जाता है। तो जब जिससे क्रीपिंग मूवमेंट जिसको हम कहते हैं, रेंग रेंग के चलने वाला जो मूवमेंट होता है वो कहलाता है ग्लाइडिंग मूवमेंट। बेंडिंग मूवमेंट आप देख रहे हो, एपिकल सेल बैक की तरफ मूव करती है, दिस इज नोन एज बेंडिंग मूवमेंट। और यहाँ आप देख रहे हैं कि ये सिर्फ ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है। अगर ये आपका ऑसिलेटोरिया है और ये जो हिस्सा है ये आपकी एपिकल सेल है, तो यहाँ तो ऑसिलेटोरिया का पूरा फिलामेंट, देखिए दोनों में डिफरेंस समझिए। यहाँ ऑसिलेटोरिया का पूरा फिलामेंट ऐसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा। यहाँ क्या हो रहा है कि जो एपिकल सेल है सिर्फ वो ही इधर और इधर पूरी पूरी पीछे की तरफ मुड़ती जाती है और ये आगे की तरफ बढ़ता जाता है। यह अपनी जगह पर ही ये इस तरह की एक्टिविटी दिखाता है। सो दिस इज़ नोन एज द बेंडिंग मूवमेंट। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिप्रोडक्शन इन ऑसिलेटोरिया। तो बहुत ही सिंपल तरीके का ये एल्गी है। तो यहाँ पर सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस आर एब्सेंट इन द ऑसिलेटोरिया। अभी हम पीछे पढ़कर आए हैं, आप पीछे की वीडियोस में देखिए, हमने रिप्रोडक्शन इन एल्गी पढ़ा है। तो एल्गीज़ में या तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। यहाँ पर क्योंकि बहुत प्रिमिटिव है, यहाँ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर एब्सेंट इन द ऑसिलेटोरिया। ओनली फॉलोइंग टाइप ऑफ द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आर प्रेजेंट। द फर्स्ट वन इज फ्रेगमेंटेशन। नाम से पता लग रहा है क्या मतलब होता है, एनी फ्रेगमेंट और पार्ट ऑफ द ट्राइकोम कैन डेवलप ए न्यू प्लांट। जैसा कि हमने आपको जब आपको रिप्रोडक्शन पढ़ाया है एल्गी में, तब भी ये बताया था कि अगर मान लीजिए ये ऑसिलेटोरिया है और इसका ये पार्ट टूट गया, तो ये पार्ट जो है अगर टूट गया और इसके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि ये पार्ट अपने आप में पूरी एक नई सेल का फॉर्मेशन कर सकता है। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑसिलेटोरिया बाय हॉर्मोगोनिया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। सो हॉर्मोगोनिया जो है वो हमने पढ़ा है रिप्रोडक्टिव पार्ट में भी, जहाँ हमने एल्गी रिप्रोडक्शन इन एल्गीज कॉमन पढ़ा था। साइनोफाइसी ग्रुप जो है उसकी तो बहुत बड़ी विशेषता है हॉर्मोगोनिया का फॉर्मेशन करना। क्या होता है देखिए, द वर्ड मेंट बाय ग्रीक वर्ड्स हॉर्मोस चेन एंड गोन मीन्स जनरेशन। That means Hormogonia is a part of filament or chain of cells that can develop as a new plant। ठीक है, ये जो पहला था फिलामेंटस, वहाँ तो हमने क्या पढ़ा था कि ये इतना सा पोर्शन है, मान लीजिए टूटा और टूट करके इसने नए प्लांट का फॉर्मेशन कर दिया। हॉर्मोगोनिया में क्या होता है कि कुछ सेल्स का ग्रुप है, आपने पढ़ा है कि ऐसे 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 कई सारी सेल्स इसमें लगी हुई हैं। तो इसमें हॉर्मोगोनिया में क्या होता है कि कुछ सेल्स का ग्रुप है, अगर वो ग्रुप बाकी के एरिया से अलग हो जाए तो वो सेल्स अपने आप में नया फिलामेंट बना देती हैं, और जो टुकड़ा है वो कहलाता है हॉर्मोगोन। तो देखिए, व्हेन इंटरकैलरी सेल्स ऑफ द फिलामेंट आर डाइड, मैं आपको पहले डायग्राम में दिखाऊंगी तब आपको समझ में आएगा। देखिए, दिस इज़ अवर एपिकल सेल। ठीक, अब यहाँ पे देखिए कुछ सेल्स जो हैं वो डेड हो गई हैं, यहाँ भी कुछ सेल्स डेड हो गई हैं। अब ये सेल्स डेड होती चली जा रही हैं, मान लीजिए बहुत ही कंडीशंस जो हैं वो फेवरेबल नहीं है, उस समय सेल्स जो हैं वो डाई हो रही हैं। तो वो जो डेड सेल्स होती हैं ना, उनकी जो लेयर होती है, दिस इज़ नोन एज नेक्रीडिया, और इसके बीच में कुछ सेल्स ऐसी रह गई हैं जिसमें अभी जान है, जिसमें भी शक्ति है, वाइबल हैं। वो सेल्स का जो ग्रुप है, अगर इस पूरे फिलामेंट से कट हो जाता है तो वो सेल्स का ग्रुप कुछ समय बाद डिवीजन करके एक नए पूरे प्लांट का फॉर्मेशन कर देता है। तो ये जो छोटा सा टुकड़ा था, सेल्स का समूह था,
खास बात है इसमें, वो क्या कहलाता है भाई, हार्मोगोन कहलाता है। और इस तरह से होने वाला रिप्रोडक्शन जो है उसे हम कहते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑसिलेटोरिया बाय हार्मोगोन। अब हम इसकी एक बार डिटेल देखते हैं। देखिए, when intercalary cells of the filament are dyed, the upper and lower cell forms a protuberance to develop a biconvex layer. These cells are known as necridia. आपने देखा यहाँ पे biconvex layer like this, ठीक है। तो ये इस तरह की स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये जो सेल्स हैं इकट्ठी हो जाती हैं एक जगह, तो उभार बना लेती हैं और उभार बना करके एक बाइकॉन्वेक्स लेयर का फॉर्मेशन कर देती हैं। द पार्ट ऑफ द फिलामेंट बिटवीन टू नेक्रेडिया इज कॉल्ड हार्मोगोन। हार्मोगोन डिसोसिएटेड फ्रॉम द मेन फिलामेंट टू डेवलप ए न्यू प्लांट। तो देखिए कितना इजी वे में आपने समझ लिया। हार्मोगोन किसको कहते हैं, सेल्स का ग्रुप। ये देखिए, और ये कैसे बना, नेक्रीडियाज बनी, दोनों तरफ डेड सेल्स की ग्रुप बन गया। इसके कारण जो ये बाकी का पोर्शन है ये इस बाकी फिलामेंट से डिटैच हो गया, और डिटैच होने के बाद इसने अपने नए प्लांट का फॉर्मेशन कर लिया। सो दिस इज रिप्रोडक्शन इन ऑसिलेटोरिया। तो इस पिक्चर में आपको दिखाया गया है नेक्रीडिया। ये ओरिजिनल पिक है, माइक्रोस्कोपिक व्यू है ऑसिलेटोरिया का, जिसमें नेक्रीडिया बने हैं, और नेक्रीडिया बनने के बाद इसमें से हार्मोगोन्स जो हैं वो अलग हो गए हैं। सो दिस इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ ऑसिलेटोरिया। ऑसिलेटोरिया अपने आप में एन होता है, इसकी बहुत ही सिंपलेस्ट एल्गी है, और ये दो तरह से डिवीजन कर सकता है, अपने जैसे बाकी फिलामेंट्स का फॉर्मेशन कर सकता है थ्रू फ्रेगमेंटेशन and through formation of necredia which develops harmogones, harmogonia, and then again oscillatoria. So this is the life cycle of oscillatoria. उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के साथ हम एक और फीचर जोड़ने जा रहे हैं, जिसमें कि आगे से आपको जो भी प्लांट हम पढ़ाएंगे उससे रिलेटेड रिसर्च एक्टिविटीज़ जो वर्ल्ड में चल रही हैं उनसे आपको अपडेट कराया जाएगा। और ये जो एक्टिविटी है इससे आप अपनी जो नॉलेज अभी आपने ली है उसका रियल लाइफ में यूज़ देख पाएंगे। ये फीचर आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा। इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह के और वीडियोस को देखने के लिए।